चल रहा है कुछ ना कुछ माइक, अल्लाह खैर करे। हाँ जी, क्या हमें सब्सटैंटिव प्रोसीजर बनाने आ गए? अब तालाब आपने डिसाइड करना है, जाल आपने पकड़ना है और मछलियाँ पकड़नी शुरू कर देनी है। फिर भी कोई मछली पकड़ने में दिक्कत आए, कोई शरारती सी मछली हो, तो मुझे ईमेल करके बता देना कि ये मछली कैसे पकड़नी है, तो मैं ईमेल पे थोड़ा सा उससे रिलेटेड मज़ीद आपको गाइड कर दूंगा। लेकिन अगर आपको लगेगा कि फजूल तरीका है तो आप इग्नोर कर दें। आपने 25, 30, 30, 35, 40 जितनी भी एरियाज़ हैं उन सारों को रट्टा मार लें। तो दिक्कत की तरफ जाना है तो आप उस तरफ चले जाएं। एक अप्रोच होती है जिसमें हम सिर्फ सब्सटैंटिव टेस्टिंग करते हैं, एक अप्रोच होती है जिसमें हम रिस्क बेस्ड ऑडिट करते हैं। तो हमने ये रिस्क बेस्ड ऑडिट किया है, जिस चीज़ को जितनी तवज्जो देनी ज़रूरी थी हमने उतनी तवज्जो दी है, उसकी एक ट्रिक समझ ली है और उसके मुताबिक अब हम पेपर में अपने दिमाग को यूज़ करेंगे रादर देन कि हम अपने रट्टे या याददाश्त की तरफ जाएं। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स अगर मैं कलेक्टिवली बात करूं तो इस एक्टिविटी को कहते हैं जिसमें प्रोसीजर बनाएं, और 3 स्टैंडर्ड्स को कहते हैं। 520 जो कि एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर स्पेसिफिक गाइडेंस देता है, आज हम उसका जिक्र नहीं कर रहे, वो हमारे कल का टारगेट है इंशाल्लाह। 505 जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन के ऊपर अलग से को गाइडेंस देता है, और 501 जो इन्वेंट्री काउंटिंग पे अलग से गाइडेंस देता है। तो जब आप देखते हैं ना कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर के कितने सवाल आए हुए हैं, तो समटाइम आप कंफ्यूज कर देते हैं 505 के सवालों को। इंटरेस्टिंग बात है, ये तमाम एरियाज़ के सारे सब्सटैंटिव प्रोसीजर के सवाल एक तरफ और एक्सटर्नल कंफर्मेशन के आए हुए सवाल एक तरफ। ये अकेला स्टैंडर्ड उन सब पे हावी है। तो जब आप इसको मिला के देखेंगे तो यह सब्सटैंटिव प्रोसीजर की वेटेज बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप इसको एक अलग से काउंट करें, जैसा आपको याद होगा मैंने कहा था 3 एरियाज़ अलग से स्पेशल एरियाज़, याद करें 6 चैप्टर्स 3 एरियाज़। चैप्टर 1 का कंपनीज एक्ट वाला एरिया, चैप्टर 2 का 210 वाला एरिया, और चैप्टर 9 का एक्सटर्नल कंफर्मेशन वाला एरिया। ये स्टैंडर्ड इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस रखता है। नॉर्मली हम इसका ग्रुप बनाते हैं सैम्पलिंग के साथ। आईकैप इन 2 में से किसी एक से अक्सर सवाल बना लेता है। यानी अगर आप इन दोनों को जोड़ के काउंट करेंगे तो तकरीबन ये वाला ब्लॉक हर पेपर में आपको नजर आएगा। या सैम्पलिंग से सवाल आया हुआ होगा, या एक्सटर्नल कंफर्मेशन में से, या दोनों से आया हुआ होगा। बहुत कम ऐसा होगा कि दोनों में से हुए। एक्सटर्नल कंफर्मेशन थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, तो थोड़ा सा एंड के करीब उस पर बात करते हैं। पहले क्विकली बात कर लेते हैं एक छोटे स्टैंडर्ड पे, इन्वेंट्री काउंटिंग। इन्वेंट्री की हमने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स तो पढ़े हैं, बट स्टैंडर्ड ने हमें एक एडिशनल गाइडेंस दी है कि जब आप इन्वेंट्री काउंटिंग करने जाओ तो आपने कुछ एहतियातें करनी है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री है वो असल में किसकी जिम्मेदारी है। अकाउंट्स बनाना और कंट्रोल्स किसके जिम्मे है? तो इन्वेंट्री काउंटिंग भी उन्हीं के जिम्मे है। तो ईयर एंड पे इन्वेंट्री को गिनना हरगिज़ ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ऑडिटर की ये ज़रूर जिम्मेदारी है कि ईयर एंड पे इन्वेंट्री सही होनी चाहिए। फॉर दैट पर्पज़ हम एन ईयर एंड वाले दिन क्लाइंट पे पहुंचते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे सामने वो इन्वेंट्री को काउंट करें। हम पहुंच के देखते हैं कि वो किस तरह से काउंट कर रहे हैं। अगर उनके सिस्टम में कोई कमज़ोरी वीकनेस है तो हम उन्हें अच्छी अच्छी सजेशन दे देते हैं। वो जब इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहे होते हैं तो उनको साथ साथ देखते हैं, थोड़ा बहुत सैंपल पे हम खुद भी काउंट करते हैं और एंड पे कुछ प्रोसीजर्स लगाते हैं। तो ये स्टैंडर्ड बेसिकली हमें सारे प्रोसेस के बारे में बता रहा है। तो पहले तो हमें जिम्मेदारी पता होनी चाहिए। फिर अगला सवाल, क्या एन ईयर एंड वाले दिन पहुँचें या थोड़ा आगे पीछे हो सकता है? क्लाइंट कई दफ़ा अपनी कोई मजबूरी आपसे शेयर करता है और वो कहता है जी ईयर एंड वाला दिन बहुत मुश्किल है, आप एक दिन बात कर लें। उस दिन हमारी सुबह से लेकर रात तक इतनी ट्रांजैक्शंस हैं कि उस दिन मुश्किल हो जाएगा। आप कोशिश करें अगले दिन आ जाएं, अगला दिन ज़रा इजी है, आप भी इजी होंगे, हम भी इजी होंगे। ऐसा भी हो सकता है वो कहें जी 30 जून से 2 दिन पहले आ जाएं, अगले 2 दिन तक कोई मूवमेंट नहीं होनी, तो बजाय इसके कि 30 जून पर रश पड़े आप 28 को ही कवर कर लें। तो क्या हम डिफरेंट डे पे एग्री करें या ना करें, ये डिपेंड करता है इन्वेंट्री कितनी है, ये डिपेंड करता है उनकी ख्वाहिश कितनी जस्टिफाइड है। और अगर हम किसी और दिन पे शिफ्ट हो भी जाएं, उस दिन से लेके ओरिजिनल दिन के दरमियान की रिकन्सिलिएशन बाद में हमें बनानी होगी और उसको चेक करना होगा। ये बात समझ आई? क्यों इन्वेंट्री काउंटिंग वाले दिन ऑडिटर पहुंच रहा है या इन्वेंट्री काउंटिंग इतनी ज़रूरी क्यों है? हो सकता है क्लाइंट का पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम हो। अकाउंटेंट्स के सामने ऐसा बोलूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगे। एक परपेचुअल सिस्टम होता है और एक पीरियोडिक। पीरियोडिक में क्या होता है भला? हर खास टाइम पीरियड, 3 महीने, 2 महीने, साल, जो भी टाइम पीरियड सेट किया उसके बाद इन्वेंट्री को दोबारा से गिनते हैं। तो परपेचुअल में क्या होता है? साथ साथ रिकॉर्ड एंटर हो रहा होता है। तो अगर पीरियोडिक सिस्टम है तो इन्वेंट्री काउंटिंग तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। और अगर परपेचुअल है तो इन्वेंट्री काउंटिंग ये तसल्ली दे देगी कि परपेचुअल की एक्यूरेसी कितनी अच्छी चल रही है।
साथ साथ अपडेट हो रहा था, हमने आगे गिन भी लिया। जब गिने हुए को रिकॉर्ड हुए से मैच किया तो थोड़ा सा कंफर्ट ज़्यादा डेवलप हो गई रिकॉर्ड हुए पे। तो पीरियोडिक सिस्टम हो तो भी फ़ायदा इन्वेंट्री का, परपेचुअल हो तो भी फ़ायदा है। इन्वेंट्री काउंटिंग का एक फ़ायदा ये भी है कि आप उस दिन वहाँ मौजूद होंगे तो आपकी मौजूदगी में वो अच्छा काम करेंगे। ऑब्जर्वेशन की याद है, 2 मसले थे। एक मसला था ये सिर्फ उस वक्त का एविडेंस देता, उसके अलावा नहीं देता। और दूसरा मसला था कि अगर पता लग जाए उन्हें तो वो ज़्यादा ध्यान से काम करते हैं। तो हमारे लिए तो दोनों बातें प्लस हैं, हमें तो चाहिए ही 30 जून का एविडेंस। और नंबर 2, हम क्या चाहते हैं, वो 30 जून वाले दिन बड़े ध्यान से काम करें। तो दोनों चीज़ें हमारे प्लस में जा रही हैं, तो हम काउंट नहीं करेंगे, हम वहाँ ऑब्जर्व करेंगे, हमारी मौजूदगी से वो ओवर अलर्ट हो जाएंगे और बहुत ही ध्यान से काम करेंगे। एंड रिजल्ट ये होगा कि एक अच्छी इन्वेंट्री काउंटिंग हो जाएगी जो कि फिर रिफ्लेक्ट होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो इन्वेंट्री काउंटिंग वाले दिन जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो सबसे पहले आप उनसे पूछेंगे भाई आप किस तरह से इन्वेंट्री काउंट कर रहे हो। वो कहेंगे जी हमारे 4-5 बंदों की टीम है, वो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, आपको कुछ वो इंस्ट्रक्शंस बताएंगे। स्टैंडर्ड ने हमें कुछ टिपिकल वीकनेसेस बताई हैं उस प्रोसेस की। अब अगेन वही वाली बात है कि क्रैश है तो हम थोड़ा जल्दी वो कवर कर रहे हैं, अदरवाइज रेगुलर क्लास में हम सोचते हैं कि हम इन्वेंट्री काउंट कर रहे हैं, फिर हम समझते हैं कि हम वहाँ क्या क्या एहतियात करेंगे, क्या गड़बड़े नहीं करेंगे। अभी स्टैंडर्ड से ही पूछ लेते हैं। स्टैंडर्ड ने कहा आपने पेंसिल से, लेड पेंसिल वगैरह से नहीं लिखनी है एंट्रियाँ, चूँकि वो तो मिटाई जा सकती हैं, ये गड़बड़ है। फिर वो कहते हैं जो इन्वेंट्री काउंट कर लो उसको को मार्क कर लो, कोई रिकॉर्डिंग कर लो, ऐसा ना हो कि आपको भूल जाए। अगर आपने ज़बानी याद किया, ज़बानी देखा तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिर इन्वेंट्री जो काउंट करने वाले लोग हैं उनके पास इन्वेंट्री की लिस्ट होनी चाहिए, नाम लिखे होने चाहिए, लेकिन आगे खाने खाली होने चाहिए, क्वांटिटी नहीं लिखी होनी चाहिए। भाई परपेचुअल सिस्टम में क्वांटिटी तो आ ही रही होगी ना आपके पास कि कौन सी इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है। आपने उस लिस्ट में जो उनको काउंटिंग के लिए देनी है उसमें क्वांटिटी नहीं डालनी ताकि वो खुद से काउंट करके लिखें और बाद में इस लिखे हुए को हम रिकॉर्ड से मैच करें। अगर आपने पहले से क्वांटिटी लिख दी तो अक्सर जगह गिनेंगे नहीं और अक्सर जगह हल्का सा गिन के कहेंगे हाँ इतना ही लग रहा है, टिक लगाते आगे चलते हैं। फिर उन लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना जो इन्वेंट्री की स्टॉक कीपिंग के अंदर इन्वॉल्व हो रहे थे। वो जिनके ज़िम्मे था इन्वेंट्री को रखना उन्हीं को कहेंगे गिनो, तो वो उतना ही गिनेंगे जो इतना उनका रिकॉर्ड बता रहा है। तो इसमें इंडिपेंडेंट बंदे होने चाहिए, लेकिन इदारे के इंडिपेंडेंट बंदे होने चाहिए। बाहर से गुजरते हुए बंदों को नहीं आपने बुला लेना, वो तो जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो कंपनी के ही बंदे हों लेकिन किसी और डिपार्टमेंट के बंदे हों। फिर शीटों के ऊपर हर बंदे को एक एक शीट दी जाए या 2-3 शीटें दी जाए जिस पे इन्वेंट्री वो गिन रहा है, उसके ऊपर उसके साइन आने चाहिए। ये शीटें सीरियल नंबर होनी चाहिए ताकि अगर कहीं बीच में मिस हो जाए तो कंप्लीटनेस को आप इंश्योर कर सकें। तो स्टैंडर्ड ने हमें कुछ एहतियातें बताई हैं कि आपने ये करनी है। तो क्लाइंट ने जब आपको इंस्ट्रक्शंस बताई तो आपने उनकी इंस्ट्रक्शंस बेहतर करवानी है। जब बेहतर हो गई तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उन्हें कहना है कि गिनो। वो इन्वेंट्री काउंट करेंगे, आप उनको ऑब्जर्व करेंगे और सैंपल पे क्या करेंगे, टेस्ट काउंट्स कर लेंगे। खुद भी बीच में कुछ जगह री-परफॉर्म कर लेंगे। जो वो गिन चुके हैं उनको खुद से भी गिन के देखेंगे कि क्या उतना ही जवाब निकला या नहीं निकला। जब सारी इन्वेंट्री काउंटिंग ख़त्म हो गई, डे एंड हो गया, तो ईयर एंड पे वहाँ पहुँचने का एक बहुत बड़ा प्लस है आपके पास। आप एन आखिरी दिन हैं, ये वो दिन है जिस पे अकाउंट बैलेंस एज एट होते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम यहाँ पे ख़त्म हो रहे होते हैं, यहाँ कट ऑफ लग रहा होता है। तो ये इतना कीमती दिन है कि एक काम करें, कट ऑफ प्रोसीजर्स लगा दें। अब क्या होगा, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में जो कट ऑफ है ना, इसके बारे में हमें ज़रा प्रोसीजर लंबे चौड़े नहीं पता होते, लेकिन अभी जो मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ आप हमेशा वहाँ लिख सकते हैं। जिस दिन ऑडिटर इन्वेंट्री काउंट करने गया है वहीं पे बैठ जाए। इन्वेंट्री काउंट हो गई, देख लिया, इजी हो गया। उनसे कहा आज ईयर एंड है, अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं, उन्होंने कहा जी आधे घंटे बाद अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे, आखिरी एंट्री आधे घंटे बाद डलेगी। डल गई आखिरी एंट्री। उसने कहा एक काम करो, आज के दिन की आखिरी सेल इनवॉइस ले आओ, आज के दिन की आखिरी परचेज इनवॉइस ले आओ, आज के दिन का आखिरी चेक आउटवर्ड ले आओ, आखिरी चेक इनवर्ड ले आओ। कैश की आखिरी ट्रांजैक्शन मुझे बताओ, इनकी कैश की आखिरी ट्रांजैक्शन। गुड्स रिसीव नोट आज के दिन का सबसे आखिरी कौन सा आया है, गुड डिस्पैच नोट कौन सा जनरेट हुआ है, फैक्ट्री की इशुएंस का कागज़ लाओ। उस दिन के जितने जितने भी आखिरी कागज़ हैं आप सारे मंगवा लेंगे, सारों पे अपनी चिड़िया बिठा देंगे। इसको ऑडिटर की चिड़िया बिठाने का मतलब आप उस पर साइन कर दें, साइन कर देंगे और उसके बाद उसकी फ़ोटोकॉपी करा लेंगे और कहेंगे अब ये हैं कट ऑफ डॉक्यूमेंट जिन पे मैंने साइन किया है। इन डॉक्यूमेंट्स के बाद अगला डॉक्यूमेंट अगले साल में जाएगा, पिछले साल में नहीं जाएगा। ये सीरियल नंबर। तो फर्स्ट करें इनवॉइस नंबर 3511 पे साइन हुआ है तो 3511 तक इस साल में जाएंगी और जो 12 होगी वो अगले साइन करके चले गए।
फोटोकॉपी अपने पास रख ली। जब आपका टीम मेंबर आएगा तो उसके पास ये फोटोकॉपी होगी, वो इनसे कहेगा जरा मुझे आखिरी रसीदें ला के दे। जब ला के देंगे, देखेगा हमारे टीम मेंबर के साइन है, फोटोकॉपी से मैच करेगा, लेजर उठा के देखेगा कि लेजर में आखिरी ट्रांजैक्शन कौन सी आई है। लेजर को जनरली स्किम करते हुए देखा गया कि क्या इसके बाद के सीरियल नंबर का कागज़ लेजर में तो नहीं नज़र आ रहा। तो टेक्निकली बेतहाशा एरियाज का कट ऑफ वेरीफाई हो जाएगा ऑडिटर के उस दिन की थोड़ी सी चालाकी से। तो अगर पेपर में आप किसी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के सब्सटेंटिव प्रोसीजर बना रहे हैं और आपने अभी तक ज़्यादा नहीं लिखा और सोच रहे हैं किसी एजर्शन में तो ज़्यादा लिखूं, तो कट ऑफ में है और पूरी कहानी लिख दें कि ऑडिटर जब इन्वेंट्री काउंटिंग करने गया होगा तो आखिरी डॉक्यूमेंट पे साइन करेगा, फिर बाद वाले फिर फोटोकॉपी करेगा, फिर बाद वाला उस फोटोकॉपी को मैच करेगा, उसको नोट करेगा, लेजर को स्कैन करेगा, देयरफॉर वो तसल्ली कर लेगा कि कट ऑफ प्रॉपर है। और अगर आप ऑलरेडी अच्छा खासा कुछ लिख चुके हैं और कट ऑफ में एक ही लाइन लिखनी है तो कहीं ऑडिटर विल परफॉर्म कट ऑफ टेस्टिंग। इस ये जो पूरी हरकत मैंने आपको बताई है इसको कट ऑफ टेस्टिंग कहते हैं, याद रहेगा। किताब से जल्दी से स्टैंडर्ड देख लेते हैं, किताब क्या बात कर रहा है। 1-3 जज़ाकल्लाह। इन्वेंट्री, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है कि वो काउंट इसके लिए अरेंज करें फिजिकल काउंट वगैरह और उसके ऊपर प्रोसीजर लगाएं। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एविडेंस लेके क्या उस दिन फाइनेंशियल में जो इन्वेंट्री की फिगर है वो सही आ रही है या नहीं आ रही। तो इन्वेंट्री काउंट के ऊपर ऑडिट ने कुछ प्रोसीजर लगाने हैं और ये स्टैंडर्ड उन प्रोसीजर का जिक्र करता है। रीज़न क्या है फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग की, ये फेयरली इजी है टू अरेंज करना और ख़ास तौर पे जहाँ इन्वेंट्री लिमिटेड जगह पे रखी है तो बहुत अच्छा है कि आप पहुँचें। आखिरी दिन क्लाइंट पे पहुँचने के और बड़े सारे फ़ायदे हैं। आप बहुत सारे एरियाज़ के बहुत सारे कंट्रोल्स देख लेते हैं, आप बहुत सारे एरियाज़ के बहुत सारे डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। आप जब आखिरी दिन पहुँचेंगे तो उस दिन के वहाँ रखे हुए एसेट्स भी वेरीफाई कर लें। नॉन करंट एसेट में भी तो आपने ईयर एंड वाले दिन चेक करना है कि एग्जिस्ट करता था या नहीं। तो इन्वेंट्री जिधर काउंट करने गए हैं वहाँ के रखे हुए एसेट तो आप उसी दिन वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये एविडेंस देता है एक्चुअल एग्जिस्टेंस का। क्लाइंट कंपनी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एविडेंस। अगर कंटिन्यूस रिकॉर्ड भी हो तो इससे एक्यूरेसी पता लग जाएगी। अगर कंटिन्यूस रिकॉर्ड नहीं है तो ये ओनली वे है अकाउंट्स के अंदर इन्वेंट्री को वेरीफाई करने का। डिस्क्रिपेंसी जितनी भी फिजिकल काउंट और रिकॉर्ड में है उससे पता लग जाएगा कि कंट्रोल वीकनेस है और वो टाइमली उसको एड्रेस कर लेंगे। और इससे फिजिकल कंडीशन भी इन्वेंट्री की पता लग जाएगी। तो जब आप एनआरवी पे काम कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इनका कुछ स्टॉक बहुत ही बुरी हालत में था, तो हमें ध्यान से देखना होगा उसकी एनआरवी गिर चुकी होगी उसकी कॉस्ट से। करना क्या है, पर्पस क्या है इन्वेंट्री काउंट का, एवेल्युएट करें मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन कि वो किस तरह से देख रहे हैं, ऑब्जर्व करें उनकी परफॉर्मेंस को, इंस्पेक्ट करें इन्वेंट्री को, टेस्ट काउंट्स करें और फिर फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड के ऊपर फाइनल प्रोसीजर लगाएं IS2 वगैरह वाले जो आपने थोड़े पहले बताए। ये ऑडिटर का मेन मकसद है। ऑडिट वर्क आफ्टर द काउंट, जब काउंट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, आप फाइनल इन्वेंट्री शीट्स लेंगे उनके जो स्टाफ ने किया है, उस शीट्स के न्यूमेरिकल सीक्वेंस चेक करेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे लास्ट शीट नंबर का, मैथमेटिकल एक्यूरेसी देखेंगे शीट पे जो कैलकुलेशन हुई है ये चीज़ के इतने डब्बे मल्टीप्लाई बाय इतना ये इतना मौजूद था। कंफर्म करेंगे कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड में अगर कहीं कोई चेंज आनी थी तो वो चेंज आ गई है, जहाँ एक डिफरेंस था फिजिकल में और रिकॉर्ड में क्या उसको प्रॉपर अकाउंट फॉर किया गया है। कंफर्म करें कि जो क्लाइंट की इन्वेंट्री थर्ड पार्टीज़ के पास पड़ी हुई है उसको भी शामिल कर लिया गया। इन्वेंट्री इनकी है पड़ी कहीं और है तो हमें काउंट तो करना है उसे, और अगर इनके पास पड़ी हुई है जो किसी और की है उसको माइनस करना है। कंफर्म इन्वेंट्री बिलोंगिंग टू थर्ड पार्टीज बट ऑन क्लाइंट प्रेमिसेस, उनको एक्सक्लूड करना है और जो आपकी थर्ड पार्टी के पास है उसको इंक्लूड करना है। चेक दैट कट ऑफ इज करेक्ट। फिजिकल इन्वेंट्री काउंट में अब ये किताब ने एक टेबल सा दिया, ये मज़े का टेबल है। वो कह रहे हैं टिपिकल क्या वीकनेस होती है और उसके टिपिकल क्या रिस्क होते हैं। आई के अपने 2-3 दफ़ा सिनेरियो बनाए हैं जिसमें एक सिचुएशन दी है कि कुछ लोग इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहे हैं, उनसे कुछ गलतियाँ हो रही हैं। तो उन्होंने आपसे पूछा बताओ ये क्या गलती हैं और इनके क्या इम्पैक्ट हैं। तो टिपिकल गलतियाँ क्या हैं, आप प्री नंबर करना भूल जाते हैं, इससे डबल काउंटिंग होने का खदशा होता है या मिस होने का खदशा है। आप काउंट शीट के ऊपर क्वांटिटी पहले से लिख देती हैं तो इससे क्या होगा, काउंटर पहले से एक्सपेक्ट करेंगे कि उन्होंने कितनी इन्वेंट्री गिननी है। क्वांटिटीज़ पेंसिल से लिखी होती हैं, इससे उसको अल्टर करना आसान हो जाता है। स्टोर स्टाफ ही यूज़ किया जाता है, इससे क्या होता है वो हाइड करने की कोशिश करेंगे एरर्स को। इन्वेंट्री शायद उस पर निशान ना लगाया जाए, मार्क ना किया जाए जब काउंट हो, तो इससे क्या होगा ट्वाइस काउंटिंग या मिस हो सकती हैं कुछ चीज़ें। काउंट शीट शायद साइन ना करवाई जाए जिसने काउंट किया है, इससे नुकसान ये होगा कि बाद में जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। समटाइम प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन नहीं होती काउंटिंग टीम के पास, इससे क्या होता है रिस्क ऑफ मिस्टेक्स काउंटिंग में बढ़ जाता है, जिससे अल्टीमेटली आपके अकाउंट्स थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। तो बहुत ही छोटा सा मासूम सा स्टैंडर्ड है और इसने टू द पॉइंट आपको बात बताई है।
इन्वेंट्री काउंटिंग वाले दिन की छोटी छोटी सी एहतियात कि आपने क्या करना है और किस तरह से करना है। क्या ये बात समझ आ रही है? हम चलते हैं कट ऑफ के ऊपर भी भाई नहीं आ कुछ बस इशारे का। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, अगेन वही हमारा तरीका, लाइट्स ऑन कर दीजिएगा। ये तरीका बड़ा आजमूदा है कि हम एक दफ़ा सारा समझ लेते हैं फिर जल्दी से इंग्लिश देख लेते हैं, वरना समझते जाएं साथ साथ इंग्लिश देखें तो कभी आप इंग्लिश में उलझते हैं, कभी समझने में उलझते हैं, फिर फ्लो टूट जाता है। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन की भी इसी तरह से कहानी हो जाए। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का क्या मतलब है? बाहर के बंदे को ख़त लिखा जाए। अब अजीब सी बात है, हम एक ख़त लिख रहे हैं जिसको बाहर से एक बंदे ने जवाब देने और हम खामखा उसे एविडेंस काउंट कर रहे हैं। जनरलाइजेशन याद है ऑडिट की? कुछ चीज़ें ज़्यादा रिलायबल हैं कुछ चीज़ों से। रिटर्न ओरल से ज़्यादा रिलायबल है, ये रिटर्न है। एक्सटर्नल इंटरनल से ज़्यादा रिलायबल है, ये एक्सटर्नल है। ऑडिटर जो खुद से एविडेंस हासिल कर रहे हैं और जो ये दे रहे हैं, ये ऑडिटर खुद से हासिल कर रहा है। जो ओरिजिनल एविडेंस है वो फोटोकॉपी से ज़्यादा रिलायबल है, तो ओरिजिनल कस्टमर ही हमें साइन करके दे रहे हैं। पांचवी चीज़ क्या थी? जहाँ कंट्रोल स्ट्रॉन्ग हो वहाँ एविडेंस ज़्यादा है। तो अगर हम कंट्रोल भी स्ट्रॉन्ग कर लें इस प्रोसेस के, तो मैं कहता हूँ एक्सटर्नल कंफर्मेशन जैसा एविडेंस ही कोई नहीं। इसमें ऑडिट की 5 में से 4 जनरलाइजेशन तो पूरी फिट हो गई और 5वीं भी फिट हो सकती है। तो करना ये है कि हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन के प्रोसेस को ज़रा खूबसूरत कर लें। अब एक चीज़ ध्यान में रखनी है, मैं ये स्टैंडर्ड पढ़ाते हुए अजम्पशन ले रहा हूँ कि वी आर टॉकिंग अबाउट डेटर्स, बट ये स्टैंडर्ड जेनेरिकली हर एक्सटर्नल कंफर्मेशन के ऊपर पूरा उतर सकता है। बट इन्होंने जेनेरिक ज़बान में बात नहीं की, इन्होंने डेटर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात की है ताकि आप लोगों के लिए समझना समझाना आसान हो जाए। बट इस स्टैंडर्ड की गाइडेंस हम किसी भी किस्म की एक्सटर्नल कंफर्मेशन, चाहे वो बैंक से कर रहे हों, चाहे वो किसी क्लाइंट से कर रहे हों, चाहे वो गवर्नमेंट से कर रहे हों, इसके जनरल एक्सटर्नल कंफर्मेशंस पे लगा सकते हैं। लेकिन ये वो कंफर्मेशन है जिसमें हम जिनको ख़त भेज रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लोग हैं। बैंक के केस में हम मुश्किल से 3-4 बैंकों को खत भेजेंगे, किसी एक्सपर्ट के केस में मुश्किल से 2 बंदों को खत लिख देंगे, सप्लायर के बंदों को खत लिख लेंगे, लेकिन डेटर्स तो होते हैं। तो इस स्टैंडर्ड में हम जब बल्क पे डाटा प्रोसेस करेंगे तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड ने वो समझाया है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हमने देखना है हमने किस एरिया पे ये काम करना है। पहले समझना है एरिया कौन सा है, फिर अपने सैम्पलिंग यूनिट्स आइडेंटिफाई करने हैं। अब ये बताना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, देखना है कि कौन सा एरिया है और उसके सैम्पलिंग यूनिट्स क्या हैं। पता लगा जी ये एरिया डेटर्स है और इस वक्त हमने डेटर से चूंकि पूछना है तो हर इंडिविजुअल डेटर एक सैम्पलिंग यूनिट है। फिर कितना मज़ा है आप स्ट्रेटिफिकेशन कर लें, बड़े डेटर्स इकट्ठे कर लें, 100% वेरीफाई कर लें, छोटे डेटर्स वो कर लें, उनके ऊपर सैम्पलिंग पे काम कर लें, उनको कंफर्म खत भेजें, इनमें से कुछ को खत भेजें। तो आप स्टैंडर्ड को सैम्पलिंग के साथ जोड़ सकते हैं। ICAP एक सैम्पलिंग में इस तरह का सवाल पूछता है जिसमें थोड़ा सा एक्सटर्नल कंफर्मेशन का आइडिया होता है, और यहाँ एक ऐसा सवाल पूछता है जिसमें थोड़ा सा हेल्प आपको वहाँ से मिल जाती है। एक ही तरह का पेट सवाल, एक टेबल सा दे देते हैं और उस टेबल के ऊपर आपसे तबसरा करवा रहे होते हैं। तो आपने जब भी इसको तैयार करना है तो आपने सैम्पलिंग को साथ साथ तैयार करना और दोनों को जोड़ के समझना है, चूँकि इनमें मिक्सिंग भी आ जाती है कई दफ़ा पेपर में। अब पहला डिसीजन है कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन है डेटर्स। अगला उनमें से हमने सैंपल किस पे से उठाना है, सैंपल चूज़ करते हुए कोशिश करें बड़े डेटर्स भी चूज़ करें, जो ख़तरा ज़्यादा है उनको भी चूज़ करें, जो इस साल 0 हो गए उन्हें भी चूज़ करें, जिनमें नेगेटिव बैलेंस है उनको भी चूज़ करें। जिधर मशकूक बातें लग रही हैं आपको, पूरी राउंड पेमेंट्स नज़र आ रही हैं जहाँ पे अक्सर डेटर इनवॉइस टू इनवॉइस पे करता है, तो अगर आपको कुछ ऐसे डेटर नज़र आ रहे हो जो इनवॉइस टू इनवॉइस ना पे करते हो, इकट्ठे 5-5 लाख रुपए दे देते हो, ये थोड़ा मशकूक है। और रिलेटेड पार्टी वाले डेटर्स, ये हमेशा मशकूक है। तो पहली चीज़ आपने अपना सेलेक्ट किया, मेरे कौन से सैम्पलिंग यूनिट है जिनको मैंने ख़त भेजना है। अगला पॉइंट, ख़त कैसे भेजने और ख़त का जवाब कैसे मांगना है। ख़त डिज़ाइन करते हुए बहुत सारी एहतियात करनी है। एक तरीका ये है कि आप ब्लैंक ख़त भेज दें, उनसे कहें तुम लोगों ने ईयर एंड पे जितने हमारे पैसे देने हैं लिख के बता दो। और दूसरा तरीका ये है कि लिख दें कि तुमने 17,311 रुपये देने हैं, कन्फर्म कर दो। ये जो खाली भेजते हैं ना, इसकी रिलायबिलिटी बहुत बेहतर है। आप खाली भेजेंगे, अगला मेहनत करके ढूंढ डांड के अकाउंट्स में से लिख के भेजेगा, तो ये ज़रा ज़्यादा रिलायबल हो जाएगा। अगर आपने पहले से भेज दिया कि मैंने पैसे देने हैं, तो हो सकता है वो उसको अंदाज़ा हो कि हाँ मैंने 15 से 20 हज़ार के दरमियान देने थे, वो साइन करके ओके कर दे, तो ये रिलायबल नहीं है। लेकिन वो जवाब फौरी दे देगा। और जब आप उसे खाली भेजेंगे कि रिकॉर्ड से चेक करके, तो वो अपने किसी एम्प्लॉय से कहेगा यार इसे ज़रा चेक करना है, एम्प्लॉय अपने पास रखेगा, चलो डे एंड पे कल देखता हूँ, कल उसके ऊपर 4 और कागज़ आ चुके होंगे, तो इसका रिस्पॉन्स ठंडा हो जाएगा।
तो रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है प्री रिटर्न का, लेकिन रिलायबिलिटी अच्छी मिलती है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपका सैंपल क्या और आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। जहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कम है, आप रिलायबिलिटी बेहतर कर लें। जहाँ बहुत ज़्यादा को भेजना है, प्री रिटर्न भेज दें। अगला सवाल, आपने जब खत भेजना है तो उनसे जवाब किस तरह से मांग रहे हैं? क्योंकि होता ये है कि यहाँ आप सैकड़ों खत भेज रहे हैं। जब आप सैकड़ों खत भेज रहे हैं तो ये भेजेगा कौन खत? ऑडिटर। अब ऑडिटर उनके चाचे का पुत्र तो है नहीं। तो अब अचानक से एक शख्स ने उठ के किसी को कह दिया है कि तुमने उनके इतने पैसे देने हैं। वो कहेगा मैंने उनके देने हैं, तुम कहाँ से आ गए? वो क्या, तुम वो कौन सा रिश्तेदार लगते हो? तो वो, हाँ, तो तुम्हारा बीच में क्या किरदार है? मैं उनके पैसे देने हैं, तुम बीच में मेरे से सवाल पूछ रहे हो। तो यहाँ फंस गया ऑडिटर। ऑडिटर खुद से खत भेजेगा और रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, और इनसे कहेगा तुम खत भेज दो, तो ये खुद ही से बना बनाया जवाब दे देंगे ऑडिटर को। तो प्रॉब्लम है कि जाना इनकी तरफ से चाहिए बट भेजना ऑडिटर को है। तो खत ऑडिटर बनाता है, उनके लेटर हेड पे प्रिंट करता है और उनसे कहता है कि मेरे सामने इसको सेंड करें, और अगर हो सके तो ऑडिटर खुद ही जाके उसे सेंड कर देता है। इंडिपेंडेंस बेहतर कैसे हो, उसके लिए खत में आप लिख देते हैं कि इस खत का जवाब ऑडिटर के ऑफिस में आपने भेजना है। और समटाइम ज़रूरी जगह पे ऑडिटर एक रिमाइंडर खत खुद अलग से भी भेज देता है अदर देन जो खत इन्होंने भेजा होता है। तो आपने क्या किया, आपने इनसे कहा कि खत भेजो, अपने सामने खत भिजवाया, एड्रेस इनसे लिए, डेटर्स की लिस्ट इनसे ली, सैंपल सेलेक्ट किया और ख़त इनकी तरफ से भेजा। तो उसके अल्फाज होते हैं, हमारे ऑडिटर तुमसे ये जानना चाहते हैं कि तुमने इतने इतने इस वक्त हमारे कितने पैसे देने हैं, इस खत का जवाब तुम भेजना ऑडिटर के ऑफिस पे, और ऑडिटर का एड्रेस भेज दिया जाता है। तो जवाब कहाँ आएगा? अब ऑडिटर को अगर 700 जवाब आएंगे तो ऑडिटर बेचारा ऑडिट करेगा या इन जवाबों को सीधा करता फिर रहा होगा? तो ऐसे में ऑडिटर भी कई दफ़ा आवाज़ार हो जाता है कि एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी, और अगर 15-20 क्लाइंट्स पे इकट्ठे खत भेजे हुए हैं तो 3-4 हज़ार खत आपको रिसीव हो जाएंगे ऑफिस में, आप तो हिसाब किताब ही लगाते रह जाएंगे। तो समटाइम हम अपनी सहूलत के लिए कहते हैं कि हम एक काम करेंगे, नेगेटिव कन्फर्मेशन भेजेंगे। हम उनसे कहेंगे हमें नेगेटिव कन्फर्मेशन चाहिए। इसका मतलब होता है कि हम तुम्हें खत भेजेंगे, अगर तुम एग्री नहीं करते हमारी लिखी हुई बात से तो जवाब दे दो, अगर तुम मुतमईन हो जवाब मत देना। भाई 700 लोगों को खत भेजना और 3 ने एतराज़ करना, लेकिन खत तो सारे रिसीव करने पड़ते थे। तो अब क्या होगा, 700 को खत भेजेंगे, सिर्फ 3 जवाब आएंगे, उन 3 जवाबों को प्रोसेस कर लेंगे। इसमें कोई नुकसान है? क्या नुकसान है? पता नहीं खत पहुंचा या नहीं पहुंचा, पता नहीं उनका जवाब हम तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। हमें उनकी तरफ से जवाब ना आने की सूरत में हम खुद ही से मुस्कुरा देंगे कि सब ओके है। हो सकता है वो ख़त का जवाब इसलिए ना दे रहे हो कि हमने जो बैलेंस लिखा है वो गलत हो और वो उनकी फेवर में जा रहा हो सकता है वो जान के जवाब ना दे रहे हो सकता है वो देख ही ना पाए हो। तो ये बड़ी गलत बात है, लेकिन इससे दिक्कत तो कम हो गई। तो स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपने नेगेटिव कन्फर्मेशन भेजनी है तो सिर्फ तब भेजनी है जब 4-5 शर्तें इकट्ठी पूरी हो रही हों। एक तो बहुत सारे डेटर्स हों, उनके बैलेंसेस भी बहुत कम हो, रिस्क भी बहुत कम हो, आपको किसी भी किस्म का और ख़तरा खदशा और इस तरह के मसलों मसाइल भी ना होने के बराबर हो। यानी व्हेन यू आर वेरी क्लियर कि इस एरिया में ना होने के बराबर गड़बड़ है और छोटे छोटे से बेतहाशा बैलेंसेस हैं, तो अपने आप को मुसीबत में मत डालो और भेज दो नेगेटिव कन्फर्मेशन। लेकिन जहाँ इनमें से एक भी वेरिएबल ख़राब है वहाँ क्या करें? पॉजिटिव कन्फर्मेशन। उसमें लिखा होता है भाई एग्री करो या ना करो, हमें इस खत का जवाब आपसे चाहिए। ये नेगेटिव कन्फर्मेशन की जो शर्तें हैं ये वन ऑफ द वेरी वेरी फेवरेट एरिया है जो ICAP को बड़ा पसंद है। ये शर्तें हर दूसरे सवाल में उसने पूछी हुई हैं। इस स्टैंडर्ड के तकरीबन हर दूसरे सवाल में ये शर्तें उसने पूछी हुई हैं और अक्सर तो आपको तकरीबन सारे ही सवालों में नज़र आ रही होती हैं। ख़त आना शुरू हो गए। अब जो ख़त आए हैं वो 3-4 तरह के होंगे। एक कहेगा मैं एग्री करता हूँ, जिसका जवाब आया मैं एग्री करता हूँ, आप फ़ौरन से वो कागज़ उठा के और रद्दी वाले को दे देंगे कि भाई इसका हमें मरुंडे दे दो। जितने भी उस तरह के कागज़ होंगे इकट्ठे करके उन्हें दे देंगे, ताकि नहीं देंगे क्यों? ये तो एग्री करता है, टेंशन ही नहीं है। ये भी तो एविडेंस है कि हमने ख़त भेजा था, उसने कहा था मैं एग्री करता हूँ, तो इसको रिकॉर्ड में संभाल लें। अच्छा, एक ख़त आया मैं एग्री नहीं करता, जाके मैनेजर अकाउंट्स को चपेट करा दे। झूठ बोलते हो हमारे साथ, क्लाइंट कह रहा है कि ये एग्री नहीं करता, तुम कहते हो ये बैलेंस है। इतना तो नहीं गुस्से में आ जाना, लेकिन जाना ज़रूर है उनके पास। उनसे कहना है भाईजान ये क्या है,
ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? हो सकता है वो कहेंगे यार सीधी सी बात है 30 जून को हमने सेल कर दी थी दोपहर के वक्त, रिकॉर्ड कर दी हमने, वो भाई साहब को मिली है यकम जुलाई को, तो अब उसने तो अगले दिन रिकॉर्ड करना है ना, हमने पिछले दिन रिकॉर्ड कर लिया, बस ये टाइमिंग डिफरेंस है। तो हो सकता है कोई लॉजिकल रीज़न हो उस डिफरेंस के पीछे। तो हमेशा जब वो आपको कहे कि मैं डिसएग्री करता हूँ, इस रिस्पॉन्स को कहते हैं एक्सेप्शन। जब अगला बंदा कहे मैं आपसे एग्री नहीं करता, तो ये रिस्पॉन्स क्या कहलाता है? अगर एक्सेप्शन आए तो स्टैंडर्ड में जुमला लिखा है नॉट ऑल एक्सेप्शंस रिप्रेजेंट मिस स्टेटमेंट। तो एक्सेप्शन आ गई, आपने जाके देखना है, अगर तो जेन्युइन रीज़न है टिक लगा देना है, और अगर पीछे मिस स्टेटमेंट है तो पीछे पड़ जाना है। तीसरा रिस्पॉन्स, आपको रिस्पॉन्स ही नहीं आया, नो रिस्पॉन्स, ख़त का जवाब नहीं आया, नेगेटिव कन्फर्मेशन है तो लुडियाँ डालनी शुरू कर देनी है। जवाब ना आने का मतलब बहुत अच्छा है, एग्री करते हैं। और अगर पॉजिटिव में जवाब नहीं आया, आप क्या करें? फॉलोअप भेजें, कोशिश करें, क्लाइंट से कहें कि इनके पीछे पड़े, इनसे कहें हमें जवाब दें। मीनवाइल अल्टरनेट प्रोसीजर्स तो ज़रूर देखते रहें। उसी डेटर को ईयर एंड के बाद कंफर्म कर लें कि बैलेंस उसका पूरा हुआ था या नहीं, उसी डेटर से रिलेटेड ख़तों के ताबत मज़ीद भी देख लें। अगर आपको जवाब आया लेकिन आपको डाउट लग रहा है, डेटर की तरफ से लिखा हुआ तो लग रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि इतनी अच्छी इंग्लिश डेटर को नहीं आती, ये क्लाइंट नहीं लिख के भेजी होगी, डाउट है, आपको गलत सोर्स से आता हुआ लग रहा है, उसकी लैंग्वेज से डाउट है, या उस डेटर पे डाउट है, तो आप एक तो अदर सोर्सेज से, अदर तरीके से उसी चीज़ को वेरीफाई करने की कोशिश करें जहां आपको थोड़ा सा शक होना शुरू हो जाए। जब आपको ख़त आ गए तो आपने सैंपल पे ख़त भेजे थे, जो जवाब आए हैं सैंपल की मिस्टेक्स देखें और उसको प्रोजेक्ट करें पॉपुलेशन पे। और अब मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा प्रोजेक्शन से क्या मुराद है, वही सारी बात यहाँ किताब ने दोबारा से की है। आखिरी पॉइंट इसमें यह है कि सम टाइम क्लाइंट हमें ख़त भेजने से रोक देता है, मैनेजमेंट हमें रोक देती है, आपने ख़त नहीं भेजना, तो फ़ौरन से उन्हें गोली नहीं मार देंगे हम, पहले समझेंगे वो क्यों रोक रहे हैं। तो हो सकता है कोई जेन्युइन रीज़न हो, वो कहे जी गवर्नमेंट है, ये लोग जवाब नहीं देते। हो सकता है वो कहेंगे जी यहाँ पे इस जगह पे ख़त मत भेजें, इस जगह के लोग ख़तों को रिस्पॉन्ड नहीं करते, ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। तो क्लाइंट की कोई जेन्युइन रीज़न हो सकती है। रेगुलर क्लास में तो 2-3 बड़ी मज़े की एग्जांपल मैंने प्रैक्टिकली बताई थी। तो समटाइम आप बड़े अजीब सी सिचुएशन में आए थे। चलें एक एग्जांपल जो मैंने वहाँ नहीं बताई थी यहाँ बता देता हूँ। एक ज़माने में एक वायरस आया था, एंथ्रॉक्स वायरस। ये लोग दूसरों पे हमला करने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये ट्रांसमिट होता था लेटर के थ्रू। एक ख़ास तरह का लेटर होता था, वो घर पहुंचता था, लोग उस लेटर को खोलते थे तो वो 5 मीटर के जो भी रेडियस में इंसान होता था उसको 4-5 मिनट में हलाक कर देता था। जहरीली सी गैस होती थी और वो इंसान को मार देती थी। तो उस ज़माने में लोगों ने ख़त रिसीव करने बंद कर दिए, अपने घर के बाहर पोस्ट ऑफिस ख़त्म कर दिए। और अगर किसी को ख़त आता था तो उस पर एंटीडोट का स्प्रे करके और उसके बाद कई घंटे उसको धूप में रखने के बाद फिर उस लेटर को ओपन करते थे। अगर वो पढ़ा जाने के काबिल हुआ तो उसे पढ़ लेते थे। तो ये एक बड़ा मशहूर वायरस था, यूरोप में आया और बड़ी हलाकतें हुई थी। लोगों ने ये एक तरीका निकाला था दूसरों को ख़त्म करने का, या उनको मतलब दहशतगर्दी का एक तरीका था। तो देयर कैन बी एनी जेन्युइन रीज़न कि वो कहें कि भाई आजकल आपको पता है एंथ्रॉक्स वायरस का दौर है, ये कोविड के ज़माने में ख़तों की तरसील बंद हो गई थी। तो हो सकता है क्लाइंट हमें कुछ जेन्युइन रीज़न दे दे तो क्लाइंट की बात मान लें और अल्टरनेट तरीके से उसको वेरीफाई कर लें। लेकिन अगर क्लाइंट नॉन जेन्युइन रीज़न दे और हमें ये स्कोप लिमिट करना चाह रहा है, पीछे पड़ जाएं, दोषावत गवर्नेंस के पास जाएं, उसको ठीक करने की कोशिश करें, नहीं ठीक हो तो 705(6) के तो आपको सलूक पता ही है कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल कन्फर्मेशन है, मुनासिब सा स्टैंडर्ड है, लेकिन IKEAP को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा पसंद है नेगेटिव कन्फर्मेशन की शर्तें। 2 हमारे पास सवाल आए हुए हैं, दोनों सवाल लेके मैं जल्दी से इंग्लिश दिखा दूँ क्योंकि अगले बच्चे अब फटने वाले हो रहे होंगे। जी मैंने बताया कि डेटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी। कितने ज़्यादा डेटर कितने ज़्यादा होते हैं जी, कितने हो तो हम सैंपल की तरफ जाएं। देखें एक छोटा सा इदारा SBI, हमारे सेशन के शुरू में 5000 के करीब डेटर्स होते हैं। छोटा सा इदारा। डेटर किसे कहते हैं? जिसने चीज़ ले ली है और अभी उसने पैसे पूरे नहीं दिए, तो हम तो आप सबको डेटर मानते हैं। तो देखिए इतने छोटे से इदारे के 5000 डेटर हैं, तो जो बड़े बड़े इदारे हैं जो पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, तो फिर PTCL जिसका हर महीने हम इंटरनेट इस्तेमाल करने के बाद पैसे देते हैं, तो पूरा पाकिस्तान डेटर है उनका। तो डेटर्स हमेशा एबनॉर्मल तादाद में होते हैं। किसी भी बिज़नेस में सबसे ज़्यादा जो नंबर्स होते हैं उसके साथ कनेक्ट करने वाले ज़्यादातर वो डेटर्स ही होते हैं।
तो इसलिए डेटर्स अगर ज़्यादा हैं तो क्या करें, स्ट्रेटिफाई कर लें। तो हो सकता है पेपर में वो आपसे कहें कि जी 400 डेटर्स हैं और इस तरह के हैं, तो हो सकता है आप कहें इनको स्ट्रेटिफाई कर लें, ये 2 बड़ी कैटेगरीज हैं, इन पे 100% पॉजिटिव कंफर्मेशन कर लें। ये छोटे हैं, इन पे सैंपल पे नेगेटिव कंफर्मेशन कर लें। तो एक टिपिकल सवाल इस तरह का आता है, लेकिन मैं उसकी गहराई में नहीं उतर रहा कि अभी सर उसामा ने इसी तरह के आपको कुछ सवाल दिखाने हैं। इंग्लिश देख लेते हैं जल्दी से, या घर जाके देख लेंगे? पक्की बात है, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। चलें कर लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। अब अगले बच्चों ने मारना तो है ही हमें, तो कम से कम मतलब गुनाह भी लज्जत तो ना हो। अब 1-3 ठीक है जी। ये आउट हो गया बेचारा। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ऑडिट प्रोसीजर सुपर फास्ट पढ़ते हैं, ठीक है। प्लानिंग द कंफर्मेशन एक्सरसाइज, ऑडिटर डिसाइड करेगा कि उसने प्लान कैसे करना है। टाइमिंग ऑफ कंफर्मेशन आइडियली ईयर एंड पे होना चाहिए, लेकिन सम टाइम आगे पीछे की डेट पे हो सकता है, और उसके बाद जो दरमियान की डेट्स हैं उसकी आप रिकंसिलिएशन पे काम करेंगे। नंबर ऑफ कस्टमर आपने डिसाइड करने हैं, और कंफर्मेशन मेथड पॉजिटिव या नेगेटिव। अब अगला सवाल है पॉजिटिव भेजें या नेगेटिव। तो पॉजिटिव कंफर्मेशन कस्टमर से कहता है कि तुम रिप्लाई करो चाहे या नहीं, तुम एग्री करते हो या नहीं करते तुमने जवाब देना है। और नेगेटिव कंफर्मेशन क्या कहती है, जहां तुम डिसएग्री करते हो वहां जवाब देना। पॉजिटिव कंफर्मेशन 2 तरह की हो सकती है, एक ये कि हम कस्टमर को डिटेल दे दें और कहें कंफर्म करो। तो इसमें क्या होता है, कस्टमर का रिप्लाई जो है वो फौरी आ जाता है, लेकिन शायद वो चेक ना करे कि इन्फॉर्मेशन सही है नहीं, तो रिस्पॉन्स बेहतर है, रिलायबिलिटी कम है। दूसरा क्या है, कस्टमर से कहते हैं तुम डिटेल भेजो, तो इससे क्या होगा, रिस्पॉन्स रेट कम होगा लेकिन एक्यूरेसी बेहतर हो जाएगी। जब नेगेटिव कंफर्मेशन की बात करते हैं तो नेगेटिव कंफर्मेशन एविडेंस लेस रिलायबल देती है। अगर रिप्लाई ना आए तो कंफर्म बात नहीं है कि उसको मिला था या नहीं मिला था। एब्सेंस ऑफ रिप्लाई के कई मतलब हो सकते हैं, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपका दिल कर रहा है कम मेहनत का और अच्छा एविडेंस लेने का, तो नेगेटिव कंफर्मेशन ओनली अलाउड वेयर ऑल, और ऑल को बोल्ड किया हुआ है, ऑल फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। रिस्क भी कम हो, कंट्रोल्स भी टेस्ट किए हुए हों, पॉपुलेशन में लार्ज नंबर के, याद है वो 100% पॉपुलेशन जो टेस्ट करनी है, कम तादाद के ज़्यादा बैलेंस और रिस्क ज़्यादा, उन सबको रिवर्स कर लें। ज़्यादा तादाद के कम बैलेंस, रिस्क भी कम, कंट्रोल भी टेस्ट, मतलब जब आप बहुत इजी है ना फिर नेगेटिव भेजें। वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड, आपको लग रहा है कि यहाँ लोग ज़्यादातर डिसएग्री नहीं करेंगे, और ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी अदर सर्कमस्टांस, आपको कुछ और नहीं पता कि हाँ यहाँ के लोग रिप्लाई नहीं करेंगे। तो जब ये सारी शर्तें पूरी हों, अगर ऑडिट के पेपर में क्राइम करने का कभी ना कभी दिल करे तो ये पहला टारगेट होना चाहिए क्राइम करने के लिए। ये 4 शर्तें बहुत बहुत पसंद हैं उनको, तो ये बार बार पूछी गई हैं। सैंपल सिलेक्शन ऑब्टेन करें या प्रिपेयर करें, एक एज लिस्टिंग वगैरह लेजर बैलेंसेस की खुद बना लें या उनसे ले लें। क्लाइंट ने बनाई है तो कंप्लीटनेस एक्यूरेसी देख लें। सैम्पलिंग का मेथड चूज़ करें। पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं है तो स्ट्रेटिफिकेशन कर लें। सैंपल लेते हुए ओवर ड्यू, क्रेडिट बैलेंस, वो जो जिन पर राउंड सम पेमेंट है, नील बैलेंस, और जो मटेरियल हैं उनको ज़रा ज़्यादा ध्यान से देखें। सेलेक्ट करने के बाद आप जो है वो लेजर से एक दफ़ा देखेंगे चीज़ें सही हैं, फिर एड्रेस डालेंगे, और फिर कंफर्मेशन ऑडिटर इशू करेगा, क्लाइंट नहीं करेगा। और रिप्लाई किसके पास आएंगे, ऑडिटर के पास। तो नॉर्मली हमें ऑथराइजेशन चाहिए होगी क्लाइंट की, क्लाइंट के लेटर हेड पे। अगर क्लाइंट रिफ्यूज़ कर देगा कि नहीं भाई खत मैं आपकी अपनी तरफ से नहीं भेजूंगा, तो ऑडिटर को कोई रीज़न देखनी चाहिए रिफ्यूज़ल की, और अगर रीज़न गलत है तो हम कहेंगे ये स्कोप लिमिटेशन है। लेटर पोस्ट से भेजने चाहिए। पॉजिटिव कंफर्मेशन में अगर आपको रिप्लाई नहीं आता तो आप फॉलोअप भेजेंगे। फिर जो जवाब आएंगे वो बैलेंस एग्री हो सकता है। बैलेंस एग्री फर्दर वर्क मत करें, बस फाइल में लगा दें। बैलेंस नॉट एग्री एक्सेप्शन, क्लाइंट से पूछें कि भाई क्या मसला है, रिकंसिलिएशन को चेक करें, और काफ़ी रिकंसाइलिंग आइटम टाइमिंग डिफरेंस होंगे तो ज़रा ध्यान से उन्हें देख लीजिएगा। नो रिप्लाई रिसीव्ड आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप फॉलोअप की तरफ जाएंगे और आप उनके ऊपर कुछ और काम भी करेंगे। डाउट्स हैं आपको, फर्दर एविडेंस लें उन डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए, और अगर एक रिस्पॉन्स आपको रिलायबल नहीं लग रहा तो फिर देखेंगे कि रिस्क उसके ऊपर क्या है और अपने प्रोसीजर्स को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। फर्दर चेकिंग, जहाँ रिप्लाई नहीं आता ऑडिटर अल्टरनेट प्रोसीजर लगाएगा। कस्टमर ने अगर सब्सिक्वेंटली पे कर दिया तो इससे भी आपको एविडेंस मिल जाएगा। इफ़ नो पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड, तमाम रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सपोर्ट्स वगैरह उन सबको देखें कि हाँ भाई क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है। हर इनवॉइस के लिए आप देख सकते हैं कस्टमर का साइन ऑर्डर, साइन डिलीवरी डॉक्यूमेंट फलानी, यानी वो कह रहे हैं कि फिर आप उसके ऊपर फर्दर सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा लें अगर इधर से बात नहीं बन रही।
फिर समरी बनाएं, कंप्लीशन पे समरी बनाएं, कितने रिप्लाई मिले, कितने एग्री करते थे, कितने डिसएग्री करते थे, नॉन रिप्लाईज, बैलेंस एग्रीड। फिर एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, लाइकली लेवल ऑफ मिसस्टेटमेंट, जितने जवाब हैं उसकी बेस पे प्रोजेक्ट करेंगे कि अल्टीमेट कितनी मिसस्टेटमेंट लग रही है। एंड फाइनली अगर मैनेजमेंट आपको रिफ्यूज़ कर दे, रीज़न इंक्वायर करें, उस रीज़न, उस रिफ्यूज़ल का इम्प्लीकेशन देखें अपनी रिस्क असेसमेंट या क्लाइंट के ऊपर आपके भरोसा, और ज़रूरत पड़ने पर क्या करें, अल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाएं। अगर उनका अनरीजनेबल है और आप ऑडिट एविडेंस किसी और तरीके से हासिल नहीं कर पा रहे, तो फिर 705 की तरफ जाके कुछ गंदी गंदी बातें शुरू कर दें। ठीक है, तो अब आप लोगों ने ये 8 से लेके 10 तक देखना है, और अभी हमारा जो ड्राफ्टिंग सेशन है वो ऊपर, हमने नोट किया कि बच्चे कम हो गए हैं। अगर आज के बच्चे गिनने के बाद कम निकले तो हम दोबारा से आपको उस पुराने कमरे में भेज देंगे जो हमने तय किया हुआ था।